हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में आप सभी का। इस पूरे प्लेलिस्ट में हमारा टारगेट है लूसेंट को कंप्लीट करना। तो लूसेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, जिससे कि आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाए। तो गुप्त वंश के पतन के बाद की बात करें, जिन नए राजवंशों का उद्भव होता है उनमें से प्रमुख हैं मैत्रक, मौखारी, पुष्यभूति। उसके बाद गुप्त के बाद वाले शासकों में जिनको परवर्ती गुप्त और गौड़ शासक कहा जाता है, ये प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनका नाम आप जानते हैं, हर्षवर्धन। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। पुष्यभूति वंश के संस्थापक का नाम पुष्यभूति ही था। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? तो आज के समय में हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में पड़ता है। ठीक है, जिसे प्राचीन काल में थानेसर नामक नाम से जाना जाता था। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता के जन्मदाता थे तथा प्रथम प्रभावशाली शासक भी माने जाते हैं। इन्होंने परम भट्टारक एवं महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। इसका मतलब ये है कि पहले पुष्यभूति वर्धन का जो वंश था या पुष्यभूति वंश जो था वो किसी अन्य शासक का गुलाम हुआ करता था। गुलाम इन सेंस की मतलब उसके मंत्री थे और अपना फ्यूडियोरिटी की जैसे फ्यूडल लॉर्ड कहते हैं ना इंग्लिश में, ठीक, उस तरह से शासन चलाते थे। तो पहले स्वतंत्र शासक का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। क्या क्या टाइटल ली इसने? परम भट्टारक और महाराजा धीराज। प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोमती। उनके दो पुत्र थे, ठीक, एक राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन। इसके अलावा एक बेटी भी थी जिसका नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह जो हुआ वो कन्नौज एरिया, जो कन्नौज पड़ता है ना, वहाँ के राजा ग्रहवर्मा, जो किस वंश के थे? मौखारी वंश के, से हुआ। अब मालवा, जो कि एमपी वाला क्षेत्र आप मान लीजिए, ये मालवा, ठीक, मालवा का जो शासक था देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और प्रभाकर वर्धन की बेटी यानी कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री वर्मा को बंदी बनाकर कारागार में डाल देता है। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को तो मार डाला, परंतु देवगुप्त, ठीक है, कि जो मित्र थे गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन को ही मार डाला। ठीक है, मतलब समझे, राज्यवर्धन है कौन? प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, एक राज्यवर्धन एक हर्षवर्धन, और एक बेटी थी राजश्री। तो ये राजश्री के हस्बैंड को इन दोनों ने, देवगुप्त और शशांक ने मिलके मार डाला और राजश्री को बंदी बना लिया। तो उसके भाई राज्यवर्धन, जो कि उस समय शासन पे थे, उन्होंने आके देवगुप्त को मार डाला, लेकिन शशांक को नहीं मार पाए और शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन को ही मार डाला। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। शशांक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी माना जाता है, ठीक है, और इसने ही बोधि वृक्ष, जो कि बोधगया बिहार में स्थित है, उसको कटवा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन कई बार बना कि किसने बोधि वृक्ष को कटवाया है? तो शशांक ने कटवाया था। शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। बात करते हैं आगे। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की अवस्था में थानेसर की गद्दी पर बैठते हैं। हर्ष का अन्य नाम शिलादित्य भी था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी धारण की, जो इसके पिताश्री ने धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी घोषित किया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की हार होती है। उसके बाद बात करें तो चीनी यात्री वेनशांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की। वेनशांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ये लाइन स्टेटमेंट सीधे आई थी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि किसे यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान का शाक्य मुनि कहा जाता है? तो वेनशांग को। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्षवर्धन 641 ईसा पूर्व में अपने दूत भेजता है चीन
तथा 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। मतलब जैसे कहते हैं ना कि इसमें एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पे, आपने देखा, मतलब इंडिया के साइड से, मतलब हर्षवर्धन के दरबार से 2 लोग गए, डिप्लोमेट एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। उसके बाद करते हैं, हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। ठीक है, हर्ष के पूर्वज जो थे वो शैव थे, इसके अलावा सूर्य के भी उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, किंतु चीनी यात्री वेनशांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया और पूर्णतः बौद्ध बन गया। हर्ष के समय नालंदा महाविहार जो था वो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मेजर सेंटर था, प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक समारोह होता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। वेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। बाण भट्ट जो था वो हर्ष का दरबारी कवि था। उसने क्या क्या चीज़ें लिखी, तो हर्षचरित और कादम्बरी नामक 2 रचनाएं लिखी। अब प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना स्वयं हर्षवर्धन ने की। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष को, मतलब धावक नाम के एक कवि थे जिन्होंने हर्ष से पुरस्कार लेके उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए थे। ठीक है, हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजा अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद में मंत्री को सचिव या अमात्य कहते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष ने साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित किया। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का जो शासक था उसे राजस्थानिक, उपरिक या राष्ट्रीय कहते थे। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। भुक्ति का विभाजन फिर जिलों में हुआ। जिले की संज्ञा थी विषय, मतलब भुक्ति था, भुक्ति के बाद विषयों में विभाजन था उसका, और विषय का जो प्रधान होता था उसे विषयपति कहते थे। और विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे जिसे आज के देश में तहसील कहते हैं। ग्राम जो थी वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का जो प्रधान होता था उसे ग्रामाक्ष पटलिक कहते थे। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक अथवा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या फिर जिसे जलपंप कहते हैं का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसके अलावा हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद में कुछ पदों का यहाँ पे जिक्र दिया है, जैसे भंडी। भंडी किसे कहते थे? प्रधान सचिव को। ठीक है, उसके बाद मतलब चीफ सेक्रेटरी को भंडी कहते थे। उसका सिंहनाद प्रधान सेनापति होता था। कुंतल अश्व सेना का प्रधान होता था। स्कंदगुप्त हाथियों की जो सेना होती थी उसके हेड को यानी चीफ को स्कंदगुप्त कहते थे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे गुप्त साम्राज्य पूरा कर लिया। इसके बाद अब दक्षिण भारत के जो प्रमुख समकालीन राजवंश थे, पल्लव वंश, उसके बाद राष्ट्रकूट, चालुक्य, और चालुक्य की 2 ब्रांचें कल्याणी और वातापी, इनको हम क्रम से वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। गुप्त साम्राज्य हमने यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद हर्षवर्धन का जो वर्धन वंश था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे कि इससे आने वाले क्वेश्चन आपकी गलत ना हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।